हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है किसी एटम का, उसमें क्या होगा, आपके पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एक हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ में। अब ये जो पाथ, जिस पाथ में हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पाथ का नाम रखते हैं हम लोग ऑर्बिट। इसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो ऑर्बिट बेसिकली पाथ है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, गोल गोल चक्कर काटता रहता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट को फिर हम एनर्जी शेल भी बोल लेते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल लेते हैं। तो बेसिकली दिस पार्ट इज ऑर्बिट। अब बात करेंगे व्हाट इज ऑर्बिटल। क्या होता है, जैसे मेरे पास ये एटम है, आपके पास, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताइए कि एटम में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि देखिए मैम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, वहाँ होगा। उसके बाद आप सब सीधे बात बोलेंगे कि जो मेरे पास एटम है, इलेक्ट्रॉन होता है शेल में। शेल के अंदर भी होता है एक सब शेल में। बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे शेल्स होते हैं, ये जो शेल है, एक शेल हो गया, जैसे सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिसको हम KLMN भी बोलते हैं। तो ये शेल होते हैं, इसके अंडर भी सब शेल होते हैं। मान लो आपके जो शेल के एक तरह के कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये होते हैं सब शेल्स। ठीक है, शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है एटम के अंदर, तो आप बोलेंगे मैम, जो इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे शेल के अंदर। और शेल के भी अंदर कहाँ है, सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। अब सब शेल के अंदर वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, आपको पता ही है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन तो मिलके ही रहेगा, वहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। दैट रीजन इज नोन एज ऑर्बिटल। तो अब दोबारा मेरा क्वेश्चन वही है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एटम में कहाँ है, तो आप बोलेंगे मैम, इलेक्ट्रॉन शेल में है। शेल के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट है, सब शेल के अंदर प्रेजेंट है। और सब शेल के बाद कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल में ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। सो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। जो ऑर्बिट होता है, आपने देखा, वो सिर्फ एक सर्कुलर पाथ का हो सकता है, लेकिन जो ऑर्बिटल होती हैं उसके बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है हमारा क्वांटम नंबर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसको बहुत ईजिली आप टैकल कर पाएंगे। क्वांटम नंबर्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। ये हमें बताते हैं कि अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा, ये मुझे बताएगा कौन, मुझे ये बताएंगे मेरे ये क्वांटम नंबर्स। बेसिकली ये जो क्वांटम नंबर्स है, यही हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में होगा, इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में है उसके बाद वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जब वो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसकी स्पिन कैसी है, यानी वो सीधा घूम रहा है या उल्टा, यानी पैरेलल डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी पैरेलल उसकी स्पिन है। तो ये हमें सारी चीज़ें कौन बताते हैं, क्वांटम नंबर्स। ये वेरिएबल थे। स्क्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन दी थी, दैट इज कॉल्ड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीन वेरिएबल निकल के आए थे। एक थे हमारे पास एक्स और वाई और जेड, ये तीन वेरिएबल थे। ये इक्वेशन आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिएगा कि जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से है, ये हमने ये तीनों क्वांटम नंबर ड्राइव किए हैं। पर आप बोलेंगे क्वांटम नंबर तो चार होते हैं, तो जो फोर्थ क्वांटम नंबर है वो अलग से ऐड हुआ था। लेकिन जो हमारे पास सबसे पहले ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी, उसमें से ये तीन वेरिएबल निकले थे, एक्स, वाई और जेड। इससे हमने पता लगाया था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, शेल में होते हैं, शेल में भी कहाँ होते हैं, सब शेल में होते हैं, सब शेल में भी कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल के बाद उसकी स्पिन कैसी होती है, ये क्वांटम नंबर्स ने हमें बता दिया था। और जो पहले तीन क्वांटम नंबर हैं, हमने इसी इक्वेशन से डराइव किए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वांटम नंबर आएगा, वो हमारा क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये मेरा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें कौन से शेल में मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, 3 होती है, 4,
5, 6, 7, अभी तक इतने ही एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो 7 तक हमारे पास ये शेल होता है। तो हमारा जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें बताता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में प्रेजेंट है। सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं? पहला मेरा सब शेल होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी, चौथा होता है मेरे पास एफ। तो अब अगर, और हमारे पास यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी होती हैं। अगर मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है तो उसके लिए एस ऑर्बिटल कोड होगा। अगर मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए 1 है तो हम पी ऑर्बिटल के लिए मानेंगे। अगर मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो हमारे पास जो सब शेल होगा वो डी होगा। अगर मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है तो मेरा सब शेल कितना हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये मेरे क्या होंगे? 4 सब शेल हैं, एक एस है, एक पी है, एक डी है और एक एफ है। आगे भी 4 होगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा आगे जी, एच, ए, ऐसे करके आई तक आगे प्रोसीड करते हैं। डिपेंड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कहाँ तक ऑर्बिटल फिल हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर n की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1 होती है बेसिकली, तो l की वैल्यू हमारे पास कैसी आती है? आपके पास 0 आएगी। सिंपल सी बात है, यानी आपने एक काउंट करना है। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास l की वैल्यू आएगी 0 और 1। ये सारे क्वांटम नंबर एक दूसरे के साथ लिंक है। तो हमारे पास l की वैल्यू आपने ऐसे काउंट करना है, दिस इज 1, दिस इज 2, ऐसे। उसके बाद अगर n की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 है, तो l की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 0, 1 एंड 2। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आती है। टोटल 3 वैल्यूज आएंगी। तो जैसे 3 यहाँ लिखा हुआ है तो 3 ही डिजिट आपने काउंट करने हैं, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमारे पास, जो थर्ड क्वांटम नंबर आएगा वो हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमें दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताएगा इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ l भी लगा देते हैं क्योंकि इसका रिलेशन एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ बनेगा। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास होता है वो बताता है मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक और चीज़ बताता है, वो है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ये भी कौन बताता है आपके पास? आपको कौन बता देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्योंकि आपको पता है मोमेंटम दो तरह का होता है, एक लीनियर होगा, एक होगा एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, रोटेट कर रहा है और रिवोल्यूशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो इसका हम एंगुलर मोमेंटम कंसीडर करेंगे। ये भी हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जो एम की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? एल की वैल्यू पे। जो मेरे पास एम की वैल्यू होती है, हम इसे जर्नल लिखते हैं कि -L से शुरू करना है, फिर हम 0 तक आएंगे और फिर मेरे पास कैसे आएगी? +L तक वैल्यू आएगी। तो मैं बताती हूँ आपको बेसिकली क्या है। तो अगर आपने सिंपल सी बात करनी है, अगर L की वैल्यू होगी 0 तो M की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर L की वैल्यू होगी 1 तो आप M की वैल्यू पता कैसे लिखेंगे? यहाँ जो 1 है उसके आगे यहाँ लगाएंगे माइनस, फिर आप लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे +1। जहाँ से शुरू किया वहीं से ख़त्म करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू कितनी आएगी? 2 माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 फिर +1 और फिर +2। तो इस तरह से आपके पास ये क्या आ रहे हैं? ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। अगर L की वैल्यू 3 होगी तो M की वैल्यू कितनी बनेगी? -3, यहाँ से चलना है आपने, -2 -1 0 +1 और +2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी? M की भी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर हमारे पास आएगा वो हमारे पास होता है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डराइव नहीं किया गया था, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं डराइव किया गया था। यह हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसे होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है तो इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ आपके पास एरो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर वो मतलब कि पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, तो हम इसे बोलते हैं, ठीक है, आपके पास इसकी पैरेलल, और दूसरा हो सकता है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो हम उसके पास ऐसे पोजीशन देते हैं, इसको बोलते हैं स्पिन, उसकी बताते हैं। एक हमारे पास होती है पैरेलल स्पिन, दूसरी होती है एंटी पैरेलल स्पिन। तो हम पैरेलल स्पिन को +½ से रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पास जो हमारे पास दूसरी जो होती है एंटी पैरेलल, उसको -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन क्वांटम नंबर से हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो हमें एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं और काफ़ी सिंपल है, बहुत ईजी है आपके लिए करना, आप इजीली से कर पाएंगे। जैसे हमें ना कोई वो ऑर्बिटल बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3D ऑर्बिटल।
वो बोलेंगे कि इसके लिए जो ऑर्बिटल आपने लिखा है इसके लिए आप मुझे सभी चारों क्वांटम नंबर की पॉसिबल वैल्यू बताइए कि पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अब आपने ध्यान में रखना है जो यहाँ इसके आगे ये 3 लिखा होता है ये वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और ये जो डी लिखा है ये किसकी वैल्यू है, आपके पास एल की वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ये सब शेल आपको बताएगा। तो ये आपको बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में और ये आपको बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। और अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया है तो आप इजीली इससे क्या पता लगा सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को पता लगा सकते हैं। तो आप इससे इजीली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पता लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको स्पिन तो मैंने बताई है कि आपको कैसे पता चलेगा, तो हम दोनों मेंशन कर देते हैं, +½ -½ इस तरह से। तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो कौन सा होगा, 3। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो मेरे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर है और एल की वैल्यू जो डी के लिए होती है वो कितनी होती है, आपके पास 2। आपने हमेशा ऐसे लिख लेना है कि जो अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3, एस 0 आपके पास होगी, एस के लिए 1, पी के लिए 2, डी के लिए, और 3 किसके लिए होगी, एफ के लिए। तो अगर एन की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ डी लिखा है तो डी एल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू आप शुरू करेंगे यहाँ से, मेरे पास क्या आएगी, -2 -1 0 +1 और +2। तो इस तरह से आप शुरू करेंगे। अब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, +½ और यहाँ लिखेंगे -½ अब दोबारा देखेंगे, लेट से मैंने आपको दिया 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल में n की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये जो इसके आगे लिखा है ये n की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी आएगी, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 0। तो आपके पास एल की वैल्यू 0 होती है तो हाँ 0 लिखेंगे। एम की वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ 0, क्योंकि एल की 0 तो एम की भी 0 हो जाएगी। और स्पिन क्वांटम नंबर की कैसे लिखेंगे, +½ और क्या लिखेंगे, -½ ये क्वेश्चन कभी हमें उल्टा भी आ जाता है। उल्टा कैसे, जैसे आपको बोलेंगे कि अगर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है तो बताइए कौन सा ऑर्बिटल होगा इसके लिए। तो n की वैल्यू 3 यहाँ लिखेंगे और l की वैल्यू 2 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, d ऑर्बिटल के लिए। अभी मैंने आपको ऊपर बताया तो d ऑर्बिटल के लिए होती है। तो मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, 3d बनेगा। जैसे मैं दे दूँ आपको n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू आपके पास 0 है, तो अगर 6 तो सबसे पहले लिख देंगे और l की वैल्यू 0 कौन से ऑर्बिटल के लिए होती है, s ऑर्बिटल के लिए। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ 6s, जो हम इस तरह से यहाँ 6s भी मेंशन कर देंगे। तो आपके पास इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी हमें जो नीट में क्वेश्चन दिया जाता है, जेई में भी दिया जाता है, हमें 4 सेट दे देते हैं क्वांटम नंबर के और हमें चूज करने को बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जो आपके पास सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, ठीक है, 0 ही हो सकती है, एक ही डिजिट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी आपके लिए m की वैल्यू +2 तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू तो 0 होगी, तो ये पॉसिबल सेट नहीं बनता, ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशन में मोशन करता है, हर एक चीज़ 3D में एग्जिस्ट करती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो वो भी 3D मोशन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की आपको बता दिया कि पोजीशन कहाँ है एग्जैक्टली एटम में, शेल के अंदर भी कहाँ है, सब शेल के अंदर, और सब शेल के अंदर भी कहाँ है, ऑर्बिटल के अंदर। अब ये जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ एक पर्टिकुलर शेप्स होती हैं ऑर्बिटल की। शेप कुछ नहीं है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अब 3D डायमेंशन में जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखती है। जैसे एस ऑर्बिटल सर्कल दिखता है। अगर L की वैल्यू 0 होगी तब आपके लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा, S ऑर्बिटल होगा। और अगर L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। यानी S के लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है, उससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरे पास S ऑर्बिटल होता है, इसकी शेप होती है प्रॉपर। जैसे आपके पास यहाँ एक, अगर मुझे S ऑर्बिटल तो ऐसे बनाते हैं, 2 बनाते हैं तो दूसरा सर्कल बना देते हैं, तीसरा। तो यहाँ जो आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और ये जो बीच की जो खाली जगह रह जाती है इनको बोलते हैं हम लोग नोड्स। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। नोड उस रीजन को बोलते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके पास जो पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में आपको कैसे पता चलेगा कितने ऑर्बिटल होंगे, तो याद रखना है, अगर पी ऑर्बिटल हमें पूछा गया है तो एल की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए कितनी होती है, 1। दैट मीन एम की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, -1 0 और +1। यानी इसके लिए कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 3 ऑर्बिटल आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनको नाम देते हैं, -1 0 +1 तो लिख नहीं सकते, तो जो पहला ऑर्बिटल है उसको हम नाम देते हैं px, दूसरा हम क्या बोलते हैं py, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं pz। मैंने आपको पहले ही बोला आपके जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ वो 3D डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम
जो p ऑर्बिटल है उसके जो 3 ऑर्बिटल हैं, पहला है px, दूसरा है py और तीसरा है pz। इसकी हम शेप को डिस्कस करेंगे। क्या है हमें पता है, जैसे मैथ्स में बनाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं, ये एक्स एक्सेस हो गई, दिस इज वाई एक्सेस, और यहाँ हम जेड एक्सेस बना देते हैं। आप कैसे बना सकते हैं, जेड को ऊपर ही बना सकते हैं, बस आपको ध्यान में रखना है कि एक्सेस जैसे बना रहे हैं वैसे ही आपको ऑर्बिटल आना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स ऑर्बिटल में आपने बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो एक्स एक्सेस में ज़्यादा है, तो मैं डंबल को एक्स एक्सेस में ही बनाऊंगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, पी एक्स शेप बन जाएगी। दूसरा जो हम बताएंगे वो हम बताएंगे आपका पी वाई। यहाँ x है, यहाँ y है, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, z एक्सेस आ जाएगा। तो पी वाई की शेप यानी y एक्सेस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी p ऑर्बिटल में इस वक्त ज़्यादा है, तभी पी वाई लिखा है हम लोगों ने। और ये जो सारे के सारे हैं, ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, इनमें क्या भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये वो रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरा मेरे पास कौन सा आएगा, पी जेड। तो बस आपने ऐसे ही बनाना है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। तो अब बनेगा, तो ये कौन सी डायमेंशन में बनेगा, ये बनेगा z डायमेंशन में, z डायरेक्शन में बन जाएगा। तो इस तरह से हम 3 p ऑर्बिटल की शेप्स बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आएगा डी ऑर्बिटल। तो जो मेरे पास डी ऑर्बिटल है वो उसके लिए एल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2। तो अगर एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, -2, -1, 0, +1 और +2। ये हमारे पास इसके पास एम की वैल्यूज़ होंगी। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब हम क्या करेंगे आगे, आपके पास इसके कितने ऑर्बिटल आएंगे, 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। इन 5 ऑर्बिटल्स को हमने कुछ ना कुछ नाम दे के रखे हैं, ठीक है। और ये आपको ऐसे एआई पिक्चर है कि कैसे दिखते हैं। इसकी शेप होती है डबल डंबल शेप। एक डंबल यहाँ बनता है, ठीक है, और एक यहाँ बन जाएगा। इनकी डबल डंबल शेप होती है इनकी, ठीक है। अब हम देखेंगे इनको कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो ऑर्बिटल होता है डी का, उसे लिखते हैं हम लोग डी एक्स वाई। दूसरा हम क्या लिखते हैं, यानी डी एक्स वाई है तो ये किसके लिए होगा, -2 के लिए। दूसरा कौन है, -1, वो हमारे पास क्या होता है, डी वाई जेड। फिर 0, वो हमारे पास क्या होता है, डी जेड एक्स। तीसरा मेरे पास कौन सा होता है, +1, ये मेरा पास क्या होगा, डी एक्स का स्क्वायर -y का स्क्वायर। और तीसरा मेरे पास होता है आपके पास डी जेड स्क्वायर। तो बेसिकली आपको डायमेंशंस दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से डायमेंशन में ज़्यादा होगी जब हमारे पास ये ऑर्बिटल दिए गए हैं, और इनको हम डी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स और वाई वो 2 डायमेंशन शो कर रहे हैं कि जब इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में एक्स और वाई में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में वाई जेड डायमेंशन में ज़्यादा है। तो ये बस आपको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ें आपको ये क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो यही बेसिक लॉजिक है, और ऐसे आपके पास डायग्राम बनते हैं। अब हम डायग्राम जो बनाएंगे, अब सिंपल सी बात है, यहाँ बना रही हूँ मैं सबसे पहले डी एक्स वाई, और ये आपके पास डंबल शेप है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ लिखना है पहले एक्स और वाई, जिस एक्सेस में बना रहे हैं उसी को लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। और ये हमारे पास जेड एक्सेस निकल जाएगी। फिर अब हमने करना है कि हमने यहाँ एक्स और वाई लिखा है, अब आपने इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में बनाना है। तो एक एक्स डायरेक्शन में बन जाएगा, एक वाई डायरेक्शन में बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एक हमारे पास इस तरह से बनेगा और एक हमारे पास इस तरह से बनेगा। तो आपने इस तरह से ही बनाने हैं, बराबर बनने चाहिए, कोशिश आपने यही करनी है। दूसरा मेरे पास कौन सा बनेगा, डी वाई जेड। अगला आ जाएगा डी वाई जेड। तो जो मेरे पास डी वाई जेड होगा, हम यहाँ लिखेंगे वाई और यहाँ मैं लिख दूंगी जेड। तो जो मेरे पास डी वाई जेड होगा वो भी हमने इसी तरह से बनाना है। एक हमारे पास ऐसे बनेगा, दूसरा हमारे पास ऐसे बन जाएगा। अगला हमारे पास है डी एक्स जेड। तो मैं यहाँ x लिख देती हूँ, यहाँ z लिख देती हूँ, और यहाँ भी आपके पास इसी तरह से ये बनेगा। आपके पास इस तरह से डबल डंबल आपका ऑर्बिटल बन जाएगा। नेक्स्ट है डी एक्स का स्क्वायर -y का स्क्वायर। तो कुछ अलग दिख रहा है, तो दैट मीन इनकी शेप कुछ अलग होगी। तो अब ये होगा अलोंग द एक्सेस, ये बिल्कुल फ्रंट में होगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से थे, अब ये हम बनाएंगे बिल्कुल इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ और यहाँ। तो इसका थोड़ा सा आपने शेप चेंज करनी है, और यहाँ x में था और ये y में था, तो हम ऐसे लिख देंगे। लास्ट मेरे पास आता है डी जेड स्क्वायर। अब जो डी जेड स्क्वायर है वो क्या है, उसके जो आपके पास वो बनेगा z एक्सेस में। इसके भी डबल डंबल शेप होते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा डंबल होता है वो इस तरह से रिंग की फॉर्म में होता है, रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम ऑर्बिटल्स की क्या बनाते हैं, शेप बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ऑर्बिटल के बारे में, क्वांटम नंबर्स के बारे में, और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।